बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक और सरप्राइज़ तैयार है। मेरी बड़े ख़ास लोगों से बात हुई, अभी मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन 14 अगस्त पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सरप्राइज़ देगी और हुकूमत उसके बारे में भी सोच नहीं सकती। हुकूमत रोकने की कोशिश करेगी या कोई ऐसा चक्कर चलाएगी तो फिर फंस जाएगी, नहीं रोकेगी तो फिर फंस जाएगी, लेकिन डंका तो बच जाएगा पूरे पाकिस्तान में। तहरीक-ए-इंसाफ ने एक अगला सरप्राइज़ तैयार किया है, एक बड़ा काम है जो होने जा रहा है और उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। यानी जो मोमेंटम एक बना है स्वाबी वाले जलसे से, बहुत बड़ा जलसा था, नो डाउट। मैंने ये कहा कि वेन्यू का थोड़ा सा इशू था, तो वेन्यू के बारे में आज मेरे साथ काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया। इवन खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के लोगों ने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी बात यह है कि हमारे पास इससे बेहतर जगह ही नहीं थी स्वाबी में, और इससे बड़ी जगह नहीं थी, ना इतनी ज़्यादा कहीं और पार्किंग थी, और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस तरह पूरा पाकिस्तान उमड़ के आ जाएगा। तो जो मैंने बात की कि 70% लोग नहीं पहुंचे, उनके पास भी डेटा इससे मिलता जुलता ही था। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे अंदाजे में 70% से ज़्यादा लोग हैं जो जलसागाह के अंदर जा ही नहीं सके। इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँच गए थे, और वो जो लोग असर के आसपास आए हुए थे, आसपास जमा थे, वही लोग सिर्फ जलसागाह के अंदर घुसे। बाकी तमाम लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पे ही मौजूद रहे। वो ड्रोन फुटेज आप देख रहे हैं, वो तो मोटरवे तक जाती है। यानी मोटरवे पे 10 किलोमीटर तक तो मोटरवे बंद थी, और इवन दोनों साइडों पे गाड़ियां खड़ी हो गई थी। फिर जो अंदर 8 किलोमीटर का रास्ता है, उस 8 किलोमीटर पे सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां थी। वो डबल सड़क है, बाज़ जगहों पे सिंगल भी है, लेकिन काफ़ी चौड़ी है। वहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ एक लाइन में, 5 गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती हैं। तो वो थ्रू आउट जो है वो इतने किलोमीटर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, और हर गाड़ी के अंदर बंदे बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। लोग पैदल उतर उतर के जा रहे थे, फिर भी नहीं पहुँच पा रहे थे, और कोई समझ नहीं आ रही थी। एक मैस हो गया था सिचुएशन में। तो जो बेस्ट वो कह रहे हैं जी हमें जगह मिली थी, हमने वही की थी, लेकिन मैनेज उसके अंदर भी जलसा नहीं हो सका। किसी को आइडिया नहीं था इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि लोगों का मूड बड़ा अग्रेसिव था इस जलसे में। लोग नॉर्मल मूड के साथ नहीं आए थे। लोग जो हैं वो अब फैसला करना चाहते हैं कि हमें इस हाल में कब तक जीना पड़ेगा। लोग परेशान हैं, और अपनी परेशानियों के लिए वो जिम्मेदार समझते हैं पीडीएम की सरकार को और उनकी सहूलतकारी को। अब एक तो ये है कि ये जो मोमेंटम कल बना है स्वाबी से, परसों जो मोमेंटम बना, उस मोमेंटम को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब कैरी करना चाहती है, और वो अब कोई छुट्टी नहीं करना चाह रहे। हर इवेंट के ऊपर वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। तो उनका जो अभी रुझान है वो ये चाह रहे हैं कि 14 अगस्त को एक बड़ा शो करेंगे। उसके लिए उन्होंने 2 तजावीज़ रखी हैं, और दोनों जो है वो सरप्राइज़ है। उन दोनों में से जैसी एक फाइनल हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा, और जब ये फाइनल हो जाएगी तो आप देखेंगे कि पुलिस वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे कि करें कि तो करें क्या। यानी लॉ इन्फोर्समेंट उसको कंट्रोल करना उनके लिए बेइज्जती वाली बात होगी। आप देखेंगे, आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा पॉलिटिकल मूव होगा जो पूरी दुनिया के अंदर जाके हिट करेगा। तो नंबर 1 तो ये है, और दूसरी बात एक और भी है कि अब इदारों के अंदर भी ये सोच पैदा होना शुरू हो गई है, और मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूं। उनके अंदर ये सोच पैदा होना शुरू हो गई है कि कब तक, आखिर कब तक ऐसी नकम्मी और नखट्टू हुकूमत को हम सपोर्ट करेंगे। वैसे उन्हें किसी भी हुकूमत को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मामला अवाम पे छोड़ दें। अवाम की सपोर्ट से हुकूमत आ जाए, अवाम की सपोर्ट ख़त्म हो जाए, हुकूमत चली जाए, या जो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे फिर इलेक्शन हो जाए, और पता चले जी इलेक्शन हो गया, अब जो लोग नए आए हैं वो हुकूमत संभाल लें, और जो हुकूमत ना कर पाए, अवाम उनसे नाराज़ हो जाए तो दोबारा इलेक्शन करवा लें। यहाँ सुप्रीम कोर्ट्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, और इदारे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, उसकी तश्कीलें वो करें, उसके अंदर सही बंदों को लाकर लगाएं जिनके ऊपर किसी को एतराज़ ना हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दें, जिनको मिलना चाहिए वोट का हक। वो आपके कमाऊ पूत हैं, उनके पैसे और डॉलर आपको अच्छे लगते हैं, उनके रियाल आपको अच्छे लगते हैं, उनके पाउंड्स आपको अच्छे लगते हैं, वो जो पैसा आपको जापान से भेजें वो अच्छा लगता है, लेकिन आपको उनका वोट अच्छा नहीं लगता। भाई उनको वोट का हक भी आपको देना चाहिए, ताकि वो अपना वोट डालें, मेल के जरिए से डाल लें, कोई और तरीक़ेकार आप बना लें, लेकिन वो अपना वोट डालें, अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं वो, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा की उनकी तादाद है, तो उन्हें वोट डालने का हक मिलना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी फैसला कौन रोल प्ले कर सकते हैं, और उनमें वोट डालने की उनके अंदर जो है वो ज़्यादा है ख्वाहिश, और वो ज़्यादा अच्छे मार्जिन के साथ वोट डालने के लिए आएंगे। यानी उनका टर्नआउट बहुत ज़्यादा होगा, 80% तक तो वो वोट डाल सकते हैं, और ये तजर्बा जब माजी में किया गया था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट डाले भी थे। अब इदारों के अंदर ये सोच है कि जो तजर्बा किया गया था, एक तो दिमाग में ये था बहुत सारे लोगों के कि बांग्लादेश मॉडल आ जाएगा, उस पर कॉलम लिखवाए गए। यानी सुहेल वड़ाइच साहब का कॉलम जो है वो 7 तारीख को छपा था, इलेक्शन से 1 दिन पहले, ताकि बांग्लादेश मॉडल जो है वो पूरी तरह आ ही जाए। अगर किसी के दिमाग में कोई शक है तो वो भी दूर हो जाए।
बांग्लादेश मॉडल का मतलब यह था कि एक हुकूमत ज़बरदस्ती लाकर बैठाई जाए, उस हुकूमत के जरिए से डंडा चलाया जाए और मुल्क की मईशत को ज़बरदस्ती ठीक किया जाए। तो जब मईशत ठीक हो जाएगी तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा और सियासी इस्तेहकाम भी आ जाएगा, रोला रप्पा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बांग्लादेश में मईशत तो ठीक हुई, लेकिन जब शख्सी आज़ादियाँ छीनी गई, लोगों के साथ जुल्म और बर्बरियत की गई, तो देखिए उसका नतीजा क्या निकला। तो अब मामला ये है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इदारे इस बोझ को ज़्यादा देर नहीं उठा पाएंगे। इस हुकूमत का बोझ बढ़ता चला जा रहा है और इदारों की कमर दूरी हो रही है। वो कब तक इसका बोझ उठाएंगे और कब तक इस नालायकी को अपने सर पे उठा के फिरेंगे। यानी फ़ौज का काम जो है वो दिफा का है। अब मैं फ़ौज के इदारे की बात कर रहा हूँ, बाकी इदारे भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका काम दिफा का है। वो कब तक इनका दिफा करेंगे, मुल्क का दिफा कर ले या इन सियासी जमातों का दिफा कर ले जो पाकिस्तान की इस हालत के लिए जिम्मेदार है। और जब से ये हुकूमत में आए कोई अच्छी खबर हमने नहीं सुनी। जो इदारा इन्होंने नया बनाया वो उससे पहले से ज़्यादा हमें तबाह किया। आप SIFC की मिसाल ले लें या दीगर आप मिसालें ले लें, तो इनसे कोई खैर की खबर नहीं है और डिलीवर भी नहीं ये कर पा रहे, तो इनसे मायूसी हुई है इदारों को। और मुझे लगता है कि वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस कर लेंगे और अक्लमंदी भी इसी में है। इस वक्त बड़े अहम मशवरे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, और उन मशवरों के बाद जो अमल दरामद हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हुआ यह है कि बांग्लादेश की सूरत हाल जिस तरह ख़राब हुई है, तो फौरी तौर पे ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा PDM की सरकार है उसकी और हसीना वाजिद साहिबा की जो सरकार थी, इन दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है मुश्तरक है। मैंने जब लिखना शुरू किया तो 20 के करीब पॉइंट्स हैं जो इन दोनों हुकूमतों के मुश्तरक हैं, एक जैसे हैं। यानी इनका मुल्क से भाग जाने का भी एक जैसा रिकॉर्ड है, इनका फस्तायत का एक जैसा रिकॉर्ड है, दुश्मनों को जेलों में डालने का एक जैसा रिकॉर्ड है, जबरी गुमशुदगियों का एक जैसा रिकॉर्ड है, इलेक्शन में धांधली का एक जैसा रिकॉर्ड है। तो जितनी चीज़ें भी हो रही हैं वो एक जैसा ही रिकॉर्ड है। शख्सी आज़ादियों को इन्होंने रोक दिया, लोगों को गायब किया, सहाफ़ियों को दबा लिया, लोगों की नौकरियां खा गए, लोगों के कारोबार तंग कर दिए, लोगों के घरों में छापे मारे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस। ये वो सारी चीज़ें हैं जो PDM की सरकार और हसीना वाजिद की सरकार में मुश्तरक है। तो इससे पहले कि लोग इस मुमासलत को देखते, मैंने इसके ऊपर एक वीलॉग किया भी है, 10-12 पॉइंट उसमें मैंने बताए हैं, बड़े अहम, पिछला वीलॉग था वो। तो मामला यह है कि हसीना वाजिद और मौजूदा सरकार की मुमासलत से ये लोग बचना चाहते हैं। तो फौरी तौर पे एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया, उसमें कुछ सहाफ़ियों को और कुछ पंक्चर सियासतदानों को जो बेचारे इलेक्शन में पंक्चर हो गए हैं, उनको और दीगर कुछ और लोगों को फौरी तौर पे लॉन्च किया गया और उन्हें कहा गया कि कुछ भी करो, उल्टे लटक जाओ, हसीना वाजिद और इमरान खान के अंदर मुमासलत पैदा कर दो। अब वो बेचारे पूरा जोर लगा रहे हैं कि जी हसीना वाजिद बिल्कुल इमरान खान की तरह थी, इंडिया भी इमरान खान से प्यार करता है और हसीना वाजिद को भी इंडिया प्यार करता है, फलां भी इमरान खान से प्यार करता है, हसीना वाजिद को भी फलां प्यार करता है। तो इस तरह की अब उल्टी सीधी कहानियां देना शुरू कर दी हैं। बल्कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो मुजीबुर रहमान हीरो था, देखें शेख मुजीबुर रहमान हीरो तो हम कभी डिक्लेयर नहीं करते, वो तो बांग्लादेशियों का हीरो है। और बांग्लादेशी ये कहते हैं कि हमारी आज़ादी के लिए उसने सबसे बड़ा काम किया था, क्योंकि उस दौर में हम उसको मजलूम कहते हैं, एक सियासी मजलूम। मैं एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पे जब बात करता हूं तो मैं उसको इसलिए कहता हूं कि वो ज़्यादा नशिस्तें जीता था और भुट्टो साहब कम नशिस्तें जीते थे, लेकिन इक़्तिदार भुट्टो साहब को मिल रहा था। ये एक ज्यादती थी, जो जीता था उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए था। 160 वाला इक़्तिदार लेगा या 80 वाला लेगा। अभी तो कहानी उससे भी बहुत आगे की है। यहाँ तो 30 सीटें भी नहीं जीती इन्होंने, PDM की जमातों ने, खासतौर पर PMLN ने तो 30 भी नहीं जीती। तीसरे नंबर की जमात है जिसको उठा के दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया और पहुंचाने के बाद उसका वज़ीर आज़म भी बना दिया। तो ऐसी 2 नंबरी पाकिस्तान में हुई है। तो उस दौर में शेख मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ के साथ हुई थी, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। सरकार ने जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट एक बनवाई थी, उसकी बुनियाद के ऊपर यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये कोई हम अपने से नहीं कह रहे, यह बाकायदा रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है और ये सारी चीज़ें तारीखी हक़ाइक़ हैं। पूरी दुनिया इसको जानती है, UN तक इस चीज़ को जानता है, सारी दुनिया में इसका ढिंडोरा है। फिर इंडिया ने अपनी सियासत की, अपनी सियासत चमकाई, कैसे पाकिस्तान को 2 लख्त किया गया वो एक अलग कहानी है। लेकिन बांग्लादेशियों का जो हीरो था वो उसकी बेटी की करतूतों की वजह से वो ज़ीरो हो गया। यानी लोगों ने लिहाज नहीं किया इस बात का कि इसका बाप जो है वो हमारा बानी था इस मुल्क का, उन्होंने लिहाज नहीं किया। उन्होंने कहा जी इसकी बेटी ने जबर और फस्तायत किया है, इसके बाप को भी सजा मिलनी चाहिए। उसके पुतलों को जाके लोगों ने जूते मारे और उसको तोड़ा है। अब ये साबित करने के चक्कर में सहाफ़ी और कुछ और लोग दिन रात के इमरान खान और हसीना वाजिद के अंदर कोई मुमासलत निकाली जाए, निकाल नहीं सकेंगे, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, लोगों ने फौरी तौर पे इसको जोड़ दिया मौजूदा पाकिस्तानी सरकार के साथ, और पाकिस्तानी सरकार नहीं चाहती कि इसको पाकिस्तानी सरकार के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ये उस तरह के अंजाम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखिए ना, जब श्रीलंका में हुआ तो ये खौफजदा हो गए,
जब यही सारा कुछ हमने अफगानिस्तान के अंदर होते हुए देखा तो यही लोग खौफजदा हो रहे थे। अब यही सारा कुछ बांग्लादेश में हो रहा है तो यही सारे लोग खौफजदा हो रहे हैं। हाँ, भारत के लोग ये कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान या पाकिस्तानी एजेंसियां मुलव्वस हैं। मेरी नज़र में तो नहीं है। मेरी नज़र में ये जो बांग्लादेशी तलबा है उनकी अपनी एक तहरीक थी और उनको कोई सपोर्ट नहीं थी। वो बगैर सपोर्ट के खड़े हुए, जैसे इंडिया के अंदर किसान खड़े हो गए थे अपने हक के लिए। उन्होंने हर किस्म की सियासत से बाहर निकल के अपना हक छीनने के लिए उन्होंने बड़ा लंबा प्रोटेस्ट किया। इसी तरह ये तलबा खड़े हो गए और ये जाने देते गए, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। अब सूरत हाल ये है कि देखें, जबरी गुमशुदगी में वहाँ पे 86 अफराद का पोस्टर है, मैंने पेस्ट भी किया है सोशल मीडिया पे। 86 अफराद अभी भी वहाँ पे जबरी तौर पर गुमशुदा हैं बांग्लादेश में, जिनको गायब किया गया था। अब वो लोग ढूंढे जा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है जहाँ जहाँ पे उनको किया गया है। और उनका जो इंटेलिजेंस चीफ है जनरल ज़िया, उसको मुलाजमत से ही फारिग कर दिया गया है। जो आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कि बंदे उठाओ गायब करो, ये बोलता है इसको गायब कर दो, वो बोलता है उसको गायब कर दो। हसीना वाजिद की सारी मुखालिफ आवाज़ों को वो बंद कर देता था, गायब कर देता था, मावराए कानून गायब कर देता था। ये नहीं वो कहता था चुक लो सारे। तो ये सारी हरकतें वहां पे हो रही थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तानियों को डरा रहे हैं आमरीत से, यानी मार्शल लॉ टाइप की धमकी दे रहे हैं कि जनाब ये ना किया जाए, वो ना किया जाए, वरना पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है। मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि आम कौमी मामलात और इदारों पर सवाल खड़े करके आमरीत को दावत ना दी जाए। ख्वाजा साहब, मार्शल लॉ नहीं लगता इस मुल्क में। ये 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई मजाक थोड़ी है, हलवा है। यहाँ पे मार्शल लॉ लग जाएगा। पहले 4 दफ़ा मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा, पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। पाकिस्तान का जब भी रिकॉर्ड निकाला जाता है, रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ होता है कि इस मुल्क में बार बार मार्शल लॉ लग जाता है। ये मेरे ख्याल में एक नया दौर है और यहाँ पे मार्शल लॉ लगने का इम्कान, अब मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगने का फिलहाल इम्कान है। माजी में क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर बड़ी सहूलतें चाहिए होती थी, कभी अफगानिस्तान के बारे में, कभी ईरान के बारे में, कभी चीन के बारे में। अभी शायद उनके इस तरह के इंटरेस्ट नहीं है। और अगर वहाँ पे जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, जो बाइडन की सोच और तरह की थी। कमला जो है वो बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ रही हैं। कमला हैरिस जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत टफ टाइम दे रही हैं। बहुत मुमकिन है कि वो इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन डेमोक्रेट्स जीते या जो है वो रिपब्लिकन्स जीते। अब वो यहाँ पे इस खित्ते के अंदर उनकी वो वाली दिलचस्पी नहीं है जो पहले थी। हाँ, यूक्रेन साइड पे उनकी दिलचस्पी हो सकती है, पाकिस्तान से कुछ सहूलत अगर वो मांगेंगे, पाकिस्तान जितना कर पाएगा बतौर इत्तेहादी उनका वो कर सकता है, लेकिन एक लिमिट से आगे हम भी नहीं जा सकते। बहरहाल यहाँ पे मार्शल लॉ को मेरा नहीं ख्याल कि अब दुनिया वेलकम करेगी और पाकिस्तानी वेलकम नहीं करेंगे। मार्शल लॉ तब लगता है जब पाकिस्तान की अवाम तमाम सियासी जमातों से तंग आ जाती है। यानी जब जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा, लोगों ने निकल के मिठाइयाँ बांटी, लोग निकल के लोगों ने अन्य मिठाइयाँ बांटी, लोगों ने मिठाइयों की दुकानें खाली कर दी। नवाज शरीफ के दौर में परवेज मुशर्रफ आए, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं अच्छे होशो आवाज में था उस वक्त। लोग निकले जनाब, उन्होंने मिठाइयाँ बांट रहे हैं, दूध वाला दूध बांट रहा है, मिठाइयों वाले मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, फायरिंग हो रही है, लोग खुश हो रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इससे पहले भी हमने सुना बुजुर्गों से कि जब अयूब खान था तो उसके भी, जब ज़िया-उल हक था तो उसके लिए भी लोग ऐसे ही थे। हालांकि ज़िया-उल हक को बड़ा टफ टाइम मिला था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका मुकाबला किया था, लेकिन मजहबी सियासी जमातें उनके साथ मिल गई। फिर उन्होंने अपना एक नए सियासतदान मुतारिफ करवाए, नवाज शरीफ टाइप के सरमायादार, तो उन्होंने अपना गेम कर दिया था। लेकिन अब क्या मार्शल लॉ लगेगा और पाकिस्तानी खुश होंगे? नहीं होंगे। ये 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ख्वाजा साहब मजाक नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मार्शल लॉ लग जाएगा। ये मार्शल लॉ या आमरीत या ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। रऊफ हसन साहब जी आज़ाद हो गए हैं, देखिए 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, कैंसर से वो लड़ रहे हैं और बड़ा अच्छा बोलने वाले, बड़े पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन उनके साथ जो जबर किया गया, जो फस्तायत की गई, उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, लेकिन वो जो हैं वो रिहा होकर आ गए हैं, ज़मानत उन्हें मिल गई है। लेकिन आप मज़े की बात देखें, जिन 4 ख्वाजा सराओं ने उनके ऊपर अटैक किया था, रियासत उन 4 ख्वाजा सराओं को नहीं ढूंढ सकी, अभी तक नहीं ढूंढ सकी। वो 4 खुसरे नहीं पकड़े गए रियासत से, लेकिन जिस आदमी के ऊपर अटैक हुआ था उसको दहशतगर्दी में पकड़ लिया। कैसी बदकिस्मती है पाकिस्तान की। और ये चीज़ें पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनके दिमाग के अंदर ये चीज़ें बैठ रही हैं। क्यों लोगों के, बच्चों के ज़हनों के अंदर नफरत भरी जा रही है? ये छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के अंदर जाते हैं, उनसे जाकर पूछें, वो बताएंगे आपको क्या हो रहा है। ये शऊर का टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी को हर इंफॉर्मेशन आती है। या तो आप सब कुछ बंद कर दें और कई सालों के लिए बंद कर दें, हमें ले जाए पत्थर के दौर में, तो फिर हम अफगानिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लोग इतने बाशऊर हैं जहां पे जंग लगी रही 20 साल तक, तो पाकिस्तान के अंदर तो शऊर का आलम उससे बहुत ज्यादा है और लोग हर तरह की इंफॉर्मेशन जानते हैं। अब एक और जो कार्रवाई डाली गई है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है नादरी, कौमी असम्बली से भी हो गई और सेनेट से भी हो गई। अब ये जो तरमीम की गई है, ये इसमें 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट पैदा होते हैं
क्या इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीली की गई है, इससे जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उस पर अमल दरामद रुक सकता है? तो इसका सिंपल जवाब है कि नहीं रुक सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए तो तरमीम हो ही नहीं सकती कानून में। दूसरा यह है, क्या इस नई कानून साजी का इतलाक माजी से हो सकता है? उसूलन नहीं हो सकता। यह मामला चैलेंज हो जाएगा, अदालत के अंदर जाएगा, अदालत में नून लीग हारेगी और हारने के बाद एक बार फिर शोर मचाएंगे, देखो जी अदालतों ने ये कर दिया तो वो कर दिया, रोला डालेंगे, खप डालेंगे, लंबा इसको ले जाएंगे, लेकिन इसके अंदर इनको मिलेगा कुछ नहीं। 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद रुकने का एक तासुर दिया जा रहा है। 6 अगस्त तक की डेडलाइन थी, कल तक की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। किस चीज की? कि 26 तारीख तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा करवा दिए थे अपने तमाम एमएनएस की बयान हल्फी, और पार्टी ने बता भी दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि ये 80 से ज्यादा हमारे एमएनएस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर छुट्टियां निकालकर वो 7 दिन जो है वो 6 अगस्त को पूरे हो जाते हैं। अगले 7 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने हर हाल में इनकी फहरिस्तें आवेजा करनी है और मखसूस नशिस्तों की जो ये लिस्ट दे रहे हैं वो भी आपने लिस्ट लगानी है वेबसाइट पे भी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाकर रिकॉर्ड जमा भी करवाना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये काम अब तक की इतला के मुताबिक नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहे तो अब जाकर एक रेफरेंस दायर कर सकती है, या उनके खिलाफ तौहीन अदालत में जा सकती है, या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रब्ता कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर, अक्सरियती फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक और नाज़रीन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं चीज। देखिए, ये जो जिस नोट के ऊपर बड़ा रोला डाला ना सारों ने, इख्तलाफी नोट के ऊपर, उसके बारे में हामिद खान साहब ने एक बड़ी काम की बात की, और ये बड़ी पते की बात है, इसको आपने जहन में रख लेना है। इसके ऊपर मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा। उन्होंने कहा कि इख्तलाफी नोट लिखने वाले 2 जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस बनता है। अभी तक तफसीली फैसला तो आया ही नहीं, तो आपने किस चीज से इख्तलाफ कर दिया? इख्तलाफी नोट तो फैसले के बाद आता है, जब तफसीली फैसला आएगा तो आपको अपना इख्तलाफी नोट लिखना चाहिए, आपने पहले ही लिख दिया। ये 11 जजेस के फैसले के खिलाफ हवा में बातें कर रहे हैं। ये इंतहा की गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अदालती हरकत की गई है। तो ये मामला इतना सिंपल नहीं होगा, इतना सिंपल नहीं होगा जनाब। पहले इख्तलाफी नोट नहीं आ सकता जब तक के तफसीली फैसला ना आ जाए। अब जरा तफसीली फैसला आने दें, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।